इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट बाय ग्राफिकल मेथड। तो अब हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट ग्राफिकल मेथड से। इससे पहले हम लोग अलजेब्रिक मेथड से कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है उसको देखते हैं, लेकिन इक्वेशन समझने से पहले हम ग्राफ को समझ लेते हैं। तो ये ग्राफ में मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली कुछ स्पीड से चल रहा है, ठीक है, कुछ स्पीड या कुछ वेलोसिटी से चल रहा है। अब उसके बाद जब इसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आया तो यहाँ से इसने शो किया यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और फाइनली पहुँच गया इस पॉइंट पे, यानी वेलोसिटी v पे पहुँच गया। u से शुरू किया था इसने और अभी फाइनली ये v पर पहुँच चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो होगा, यहाँ से ये जो लाइन है ये u को रिप्रेजेंट कर रहा है और फाइनली अभी यहाँ पहुँच चुका है तो ये v को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके बाद इसने यहाँ तक पहुँचने के लिए टाइम t कंज्यूम किया तो ये टाइम t हो गया। अब हम देखते हैं आगे क्या क्या करना है। देखिए इसमें यहाँ से यहाँ u, ये हो गया पूरा v और ये जो डिस्टेंस हो जाएगा v माइनस यू, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है v और यहाँ से यहाँ तक u है तो ये क्या हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा। तो इस तरह से v माइनस यू ये वाला हो गया। अब उसके बाद जब एक्सीलरेशन शुरू हुआ तो हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये इक्वेशन जो है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ से जाकर के इसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शुरू हुआ है, तो यहाँ से शुरू हुआ तो हम यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकालेंगे। तो हमने क्या बताया था कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो उसका स्लोप जो होगा वो बताएगा आपको वेलोसिटी, या फिर स्पीड बताएगा, ठीक है। उसके बाद जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहेगा तो इसका स्लोप जो होता है वो एक्सीलरेशन बताता है, तो हम इस ट्रायंगल का अगर स्लोप निकालते हैं तो हमको मिल जाएगा एक्सीलरेशन, यानी एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। और यहाँ से देखिए टेंजेंट अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, NQ बाई PQ। तो यहीं से हमने शुरू किया है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप और स्लोप इज इक्वल टू NQ बाई PQ, NQ बाई PQ। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बाई बेस। अब ये जो लेंथ है NQ ये किसके बराबर है, तो v माइनस यू के बराबर है। और ये क्या है, तो यहाँ पर टाइम तो जीरो था, यहाँ पर टाइम t है तो t माइनस जीरो, तो ये टाइम हो गया। उसके बाद स्लोप इसका एक्सीलरेशन बताता है इसलिए a हो गया और ये v माइनस यू और ये टाइम t हो गया। अब उसके बाद फिर से इसको सॉल्व करना है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू 80 और v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस तरह से पहला इक्वेशन प्रूव हो जाता है ग्राफ से। अगला इक्वेशन में देखिए, अगला इक्वेशन में जब भी ये जो स्लोप बना इसके अंडर का अगर हम एरिया निकालेंगे तो ये बताएगा डिस्टेंस। इसको भी याद रखिएगा कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। अगर जब भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया निकालते हैं तो हमें डिस्टेंस मिलता है। तो हम इस फिगर में भी वही करने वाले हैं। यहाँ पर भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है और ये ऑब्जेक्ट शुरू में मतलब यहाँ से इनिशियल पॉइंट से ए में गया, ए से बी में गया, तो इसके अंडर का एरिया जो होगा वो हमें देगा डिस्टेंस। तो इस तरह से हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABDO। यहाँ पर देखिए ABDO ये एक ट्रेपेजियम है, लेकिन ट्रेपेजियम जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक देखिए ब्लू पार्ट जो कि बिल्कुल एक रेक्टेंगल है और जो येलो पार्ट है वो एक ट्रायंगल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये वाला हो गया और ये हो गया रेक्टेंगल। अब इसका फार्मूला आपको पता होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो यही दोनों फार्मूला हम यहाँ पे लगाए हैं। तो देखिए इसमें कैसे लगाया गया है उसको देखिए। तो देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, OD इंटू OA। अब OD कौन सा है, तो OD इसका लेंथ है और OA इसका ब्रेथ है, तो OD इंटू OA हो गया। प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस ट्रायंगल का निकालना है, तो इसमें देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कौन सा होगा, BC, इस किसी को भी ले सकते हैं BC AC। तो यहाँ पर बेस हो गया AC और ये हो गया BC, तो हाफ इंटू BC इंटू AC हो गया। अब उसके बाद जो जो यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है उसको वैल्यू पुट कर दीजिए। तो OD क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए तो OD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को,
तो ओ डी की जगह टाइम हो गया। ओ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी, यानी ये जो ओ ए था ये इनिशियल वेलोसिटी था, तो यू लिख दिए। उसके बाद हाफ बी सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बी सी देखिए भी माइनस यू कर रहा, तो इसकी जगह भी माइनस यू लिख दिए। ए सी क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो ए सी भी टाइम के बराबर ही होगा, क्योंकि ए सी और ओ डी दोनों बराबर है, तो यहाँ से हम ए सी की जगह टाइम लिख सकते हैं टी। उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो गया? ये यू टी हो गया प्लस हाफ भी माइनस यू इंटू टी हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ भी माइनस यू इंटू टी। अब उसके बाद यहाँ से भी माइनस यू है, तो भी का वैल्यू हम कहाँ, मतलब पहला इक्वेशन से पुट कर देंगे। भी का जो वैल्यू होता है पहला इक्वेशन से यू प्लस ए टी होता है। इसको पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से दूसरा इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। अब तीसरा इक्वेशन में देखते हैं। तो तीसरा इक्वेशन में भी हमने डिस्टेंस ही निकालना है, हमने डिस्टेंस ही निकालना है, क्योंकि यहाँ इसके अंदर का जो एरिया होता है वो डिस्टेंस ही बताता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? उस वक्त हमने ट्रेपीजियम को अलग अलग स्प्लिट कर दिया था, लेकिन इसमें हम लोग ट्रेपीजियम को स्प्लिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको पता होगा क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट बाई 2, वही सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो एस किस लिए लिखा गया? क्योंकि उसका एरिया जो होता है डिस्टेंस बताता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एस लिख दिए हैं। अब देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इसमें पैरेलल साइड कौन कौन है? ओपी और एनआर जो है पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? ओपी प्लस एनआर। उसके बाद इसका हाइट कौन सा हो जाएगा? तो हाइट हो गया ये वाला, हाइट जो हो गया ओ आर, इसका हाइट हो गया। तो इस तरह से ओपी प्लस एनआर इंटू ओ आर डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए ओपी कौन सा, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओपी इनिशियल वेलोसिटी, एनआर फाइनल वेलोसिटी, ओ आर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सारा वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। ओपी हो गया इनिशियल वेलोसिटी, एनआर हो गया फाइनल वेलोसिटी, ओ आर हो गया टाइम, यानी एस इज इक्वल टू यू प्लस भी इंटू टी बाई 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन में हमें क्या लिखना है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर टी का कहीं भी ज़रूरत नहीं है, टी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो हमने क्या करना है? टी का वैल्यू पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन से, टी का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से पुट कर देना। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो टी इज इक्वल टू यहाँ से क्या होता है? वी माइनस यू बाई ए हो जाएगा। तो इसको पुट कर देते हैं, फिर आ जाएगा आंसर। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से मिलता है ये, उसके बाद यहाँ से टी का वैल्यू निकालना है, और इस इक्वेशन में सेकेंड इक्वेशन में टी का वैल्यू रख देना है। तो देखिए यू प्लस वी बाई 2 पहले से था, और जब हम टी का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वी माइनस यू बाई ए, यानी 2 इंटू ए, 2a नीचे में हो गया, और ऊपर हो गया यू प्लस बी इंटू वी माइनस यू। तो एक फार्मूला आपने पढ़ रखा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यही फार्मूला का यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए यू प्लस भी लिख सकते हैं इसको, या फिर भी प्लस यू भी लिख सकते हैं, दोनों सेम चीज़ है। तो देखिए भी प्लस यू है ये वाला टर्म, और ये है भी माइनस यू, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लिख सकते क्या? उसी फार्मूला से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे में जो 2a था इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के 2as हो गया। तो इस तरह से क्या हो गया? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ से हमने यू स्क्वायर को इधर कर देना है, तो यू स्क्वायर जब इधर होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस तरह से क्या मिल जाएगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरह से थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। तो थर्ड इक्वेशन में क्या करना है? दोनों में ध्यान दीजिए, अगर सेकेंड इक्वेशन प्रूव करना होगा तो ट्रेपीजियम को रेक्टेंगल और ट्रायंगल में स्प्लिट कर देना है, दोनों का अलग अलग फार्मूला लगा देना है। इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ लगा देना है, और इसमें हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा देना है। लेकिन जब थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना होगा तो हम इसमें डायरेक्ट ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाएंगे, यानी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट लगा देंगे। तो इस तरह से इसमें हो जाएगा, और उसके बाद जो भी टाइम आता है टाइम को रिप्लेस कर देना है फर्स्ट इक्वेशन से, तो आपका थर्ड इक्वेशन प्रूव हो जाएगा। अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में अपना डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। लेकिन जब इसका हर एक क्षण में इसका एक्सीलरेशन जो होता है, इसमें देखिए पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या चीज़ है। देखिए ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में जाता है तो इसका स्पीड सेम होने के साथ साथ हमेशा इसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है, यानी हर एक क्षण में इसका वेलोसिटी उसके टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, और उसका जो एक्सीलरेशन होगा हमेशा सेंटर की तरफ होगा। तो इस वक्त में यहाँ पर जो स्पीड सेम होता है तब भी इसका वेलोसिटी हमेशा चेंज होते रहता है,
और जब इस तरह का कंडीशन आएगा कि सेम स्पीड से कोई भी सर्कुलर पाथ में अगर ऑब्जेक्ट घूमता है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर पाथ। यानी जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करता है तो वो कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि वहाँ हर एक क्षण में उसका वेलोसिटी चेंज होते रहता है। अब मान लेते हैं कि ये सर्कुलर पाथ को कवर करने के लिए जो समय लगता है वो कहलाता है टाइम पीरियड। वो क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। तो अगर हम इसका स्पीड निकालना चाहें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो चूंकि ये पाथ सर्कुलर है तो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना हो जाएगा? तो सरकमफ्रेंस के बराबर हो जाएगा। तो इसका सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2πr। और जितना एक चक्कर को कंप्लीट करने में समय लगता है उसे हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो इस तरह से स्पीड या वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर पूछा जाए आपको सर्कुलर मोशन के लिए तो आपको लगाना है 2πr बाई टाइम पीरियड। तो इस तरह से यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा गया है, v इज इक्वल टू 2πr बाई टाइम पीरियड। इसमें देखिए इसका डायरेक्शन को दिखाया गया। हर एक क्षण में जहाँ पे इसका टेंजेंट होता है, यानी मान लीजिए एक पॉइंट है तो यहाँ पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है, तो जिस टेंजेंट जो डायरेक्शन होगा टेंजेंट का उसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी होता है। और साथ ही साथ हमेशा एक्सीलरेशन इसके सेंटर की तरफ होगा। तो हमने पढ़ा था एक थ्योरम कि जब भी एक टेंजेंट पे सेंटर से अगर हम लाइन ज्वाइन करते हैं तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सर्कुलर मोशन के लिए हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। इसमें भी वही बोला गया है, एक्सीलरेशन हैज़ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड बट वेयरिंग डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो कांस्टेंट हो रहा है, स्पीड चूँकि क्या है, स्पीड जो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है। और अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन भी होगा। तो यहाँ पर जो एक्सीलरेशन होता है उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है, डायरेक्शन हमेशा बदलते रहता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पे डायरेक्शन इसका ये होगा, यहाँ पे देखें इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस तरह से हर एक क्षण में इसका डायरेक्शन बदलते रहेगा। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और एक बात और पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ से जा रहा है तो अगर आधा रास्ता में है तो आपको डिस्टेंस पूछ दिया जाता है या फिर डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया जाता है। तो डिस्टेंस जब पूछेगा तो इसके सरकमफ्रेंस के अलोंग हम चलेंगे, और अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इसके डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को कवर कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।